हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और विद्यापीठ पुनः आप सभी के समक्ष बिहार के इतिहास से संबंधित, जो भारत के इतिहास से भी संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री को लेकर उपस्थित है। इस क्रम में हम लोगों ने एक पहला वीडियो या एक पहला कंटेंट पढ़ा है मेगास्थनीज और बिहार, खास करके पाटलिपुत्र। और आज हम लोग पढ़ेंगे फाहियान और बिहार का पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले, चूंकि ये बिहार के इतिहास से रिलेट तो करता ही है, इंडिया के भारत के इतिहास से भी रिलेट करता है, तो सबसे पहले फाहियान का एक सामान्य परिचय, जहाँ हमारे प्रश्न प्रमुखता से आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, फाहियान एक चीनी यात्री था और यह कब से कब तक भारत में रहा, यह विवाद का विषय है। इसीलिए जल्दी इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक सामान्य मान्यता के अनुसार, या ऐसा कहें कि अधिकांश मान्यता के अनुसार, यह भारत में 399 से 411 ईस्वी तक रहा। और इसका जो उद्देश्य है वह बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा बौद्ध स्थलों का भ्रमण था। वास्तव में जब ह्वेनसांग की जीवनी को देखा जाता है तो पता चलता है कि ह्वेनसांग के जो पिताजी थे वह स्वयं बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, बौद्ध मतावलंबी थे। और एक इसके बचपन की कहानी मिलती है जिसमें यह लिखा गया है कि बचपन में यह काफ़ी बीमार पड़ा था ह्वेनसांग। लगता था कि इसकी मृत्यु ही हो जाएगी। अंततः इसके पिता ने इसको एक बौद्ध विहार में बचपन में भेज दिया और वहाँ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अच्छी सेवा के कारण इसे पुनः जिंदगी मिली। तब से इसके मन में बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी लगाव था और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का अध्ययन करने की लालसा इसमें जगी, बौद्ध स्थलों के भ्रमण की लालसा इसमें जगी। इसी उद्देश्य से भारत आया। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा बौद्ध स्थलों का भ्रमण था। अब यहाँ एक बड़ी यूनिक बात है, जब प्रश्न हमारे आते हैं सामान्य में कि यह किस राजा के काल में या फाहियान ने किस राजा के काल में भारत का भ्रमण किया, तो निश्चित रूप से उत्तर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ही होता है। लेकिन एक बड़े हाई लेवल की बात को देखा जाए तो आपको पता चलता है कि निश्चित रूप से इसका काल चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही काल है। लेकिन इसने अपने यात्रा विवरण में कहीं भी समकालिक सम्राट यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उल्लेख नहीं किया है। तो यह एक मेजर कॉन्सेप्ट है जो आपके ब्रेन में होना चाहिए कि यह इसके काल में आया जरूर, लेकिन इसने अपने विवरण में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है या समकालिक सम्राट का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। तो यह एक यूनिक बात है जहां हमारा ध्यान होना चाहिए। और यह जब भारत आया तो भारत के विभिन्न स्थलों पर इसने भ्रमण किया, खास करके बौद्ध से संबंधित प्रमुख स्थल थे। बौद्ध धर्म से संबंधित लगभग सभी स्थलों की इसने यात्रा की, जैसे गांधार, पेशावर, पंजाब, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, अपने बिहार के क्षेत्र में वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोधगया, राजगृह, बनारस आदि की यात्रा की इसने। तो यह भी प्रश्न प्रमुखता से आते हैं कि भारत में इसने कहाँ कहाँ मुख्य रूप से यात्रा किया। तो जितने भी प्रमुख बौद्ध स्थल थे जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित धरोहर रखे गए थे, उन सभी जगहों की यात्रा की। और बिहार में खास करके इसने वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोधगया, राजगृह इतने जगह की यात्रा की। हालांकि यहाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो आपके ध्यान में होना चाहिए। इसने बौद्ध धर्म से संबंधित नालंदा की यात्रा तो जरूर की, लेकिन इस काल में नालंदा अपने पूर्ण विकसित रूप में नहीं था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के ही राजा कुमार गुप्त द्वारा करवाया गया था। तब से नालंदा की प्रसिद्धि काफी बढ़ी थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल कुमार गुप्त से पहले का काल है।
तो विश्वविद्यालय की स्थापना से पहले इसकी यात्रा हुई थी भारत में। तो उस काल में नालंदा अपने पूर्ण विकसित रूप में नहीं था। एक ये बिंदु ध्यान में रखनी है। और दूसरा कि बिहार में बोध गया जो है, क्षमा करें, बिहार में जो बोध गया है, बिहार में जो बोध गया है, बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यहीं पर महात्मा बुद्ध को संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस काल तक आते आते बोध गया का लगभग पतन होने ही वाला था या लगभग हो गया था। यानी ऐसा समझें कि बोध गया इस काल में पतनोन्मुख था। तो ये दो कॉन्सेप्ट हाई लेवल के सवाल बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो तीन चीज यहाँ ध्यान में रखने की चीज है। पहला कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया, लेकिन इसके विवरण में कहीं भी इस राजा का या समकालिक राजा का उल्लेख नहीं है। दूसरी बात, यह जब आया तो नालंदा इसके काल में पूर्ण विकसित नहीं था। और तीसरी बात कि इसके काल में बोध गया पतनोन्मुख था। तो इसने भारत में इतनी जगहों की यात्रा की और बिहार में वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, बोध गया, राजगृह, इस सब की यात्रा की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक्चुअली ये 412 तक रहा एशिया में, लेकिन भारत में मेनली 411 तक की रहा। और भारत के बाद इसने श्रीलंका और नेपाल की भी यात्रा की, जो ध्यान देने योग्य है। श्रीलंका और नेपाल की भी यात्रा की इसने भारत के बाद, जो बौद्ध धर्म का मुख्य स्थल था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में सवाल कि यह स्थल मार्ग से आया और समुद्री मार्ग से वापस गया। यह अपने कई मित्रों के साथ भारत आया था स्थल मार्ग से। पेशावर से गंधार आया, वहाँ से पेशावर गया, फिर पंजाब गया, यह आने का क्रम भी था। और जब वापस गया तो यह समुद्री मार्ग से वापस गया। यह क्वेश्चन बहुत ही प्रमुखता से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। और फिर जब सब्जेक्टिव में हमको लिखना होता है फाहियान और भारत, तो इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं। तो भारत के बाद यह श्रीलंका और नेपाल गया और स्थल मार्ग से भारत आया और जल मार्ग से वापस गया। और जब यह चाइना वापस गया तो अपने यात्रा विवरण की रचना की, यात्रा वृत्तांत की रचना की। और यही यात्रा वृत्तांत जो है समकालिक भारत के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत है। अब इसके सामान्य परिचय के बाद हम लोग ध्यान दें, इसने पाटलिपुत्र के बारे में खास करके क्या कहा, क्योंकि मुख्य उद्देश्य हम लोगों का बिहार के इतिहास से संबंधित तथ्य को कलेक्ट करना है। भारत का इतिहास तो है ही, और बिहार के इतिहास को कलेक्ट करना है। तो स्पेशली पूछे जाते हैं कि पाटलिपुत्र के बारे में फाहियान ने क्या क्या कहा। तो पाटलिपुत्र में सबसे पहली बात समझें, यह पाटलिपुत्र में लगभग 3 वर्षों तक रहा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पाटलिपुत्र में लगभग 3 वर्षों तक रहा और इस दौरान इसने जो भ्रमण किया वो तो किया ही, और संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया और कई भारतीय ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो ये पाटलिपुत्र में लगभग 3 वर्षों तक रहा। इस दौरान इसने बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन भी किए और भारत के बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथ का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। बड़ा विद्वान था यह, और ऐसे कार्य विद्वान कहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो काफी प्रमुखता से पूछे जाते हैं वह यह है कि यह जब पाटलिपुत्र आया तो जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं कि पाटलिपुत्र में अशोक का राज प्रासाद जो कुम्भरार के क्षेत्र में हुआ करता था। तो इतिहासकार लिखते हैं या इसके यात्रा विवरण में आता है इसका उल्लेख कि जब इसने पाटलिपुत्र के राज प्रासाद को या अशोक के राजभवन को देखा तो इसने बड़ी उत्कृष्ट विवरण दिया है इसको विश्वास नहीं था कि इसको किसी मनुष्य ने बनाया है। इसीलिए इस संदर्भ में इसने जो कहा ये काफी पूछे जाते हैं। ध्यान दें, अशोक के राजप्रासाद के संबंध में कहा, गौर से ध्यान दें, देवताओं ने पत्थरों को उठाकर दीवारों एवं द्वार बनवाए और उनमें सुंदर पक्षीकारी एवं खुदाई का
ऐसा उत्कृष्ट काम किया कि संसार में किसी भी व्यक्ति का हाथ उसे करने में असमर्थ है। अर्थात इसने कहा कि अशोक का राजप्रासाद इतना उत्कृष्ट है, इतना आकर्षक है, इसका निर्माण देवताओं ने किया, यह मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो इस ओरिजिनल कोटेशन को थोड़ा सा रूप बदल के पूछा जाता है कि किसने कहा कि पाटलिपुत्र में जो अशोक का राजप्रासाद है इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं बल्कि देवताओं ने किया। यह निश्चित रूप से फाहियान ने ही कहा अशोक के राजप्रासाद के संदर्भ में, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसने मगध के निवासी की भी काफी प्रशंसा की है और कहा कि मगध की जो प्रजा है या निवासी ये सहनशील, उदार एवं सुखी संपन्न, सहनशील, उदार एवं सुखी संपन्न है। वैसे मेगास्थनीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, मेगास्थनीज ने भी पाटलिपुत्र की जनता की काफ़ी प्रशंसा की है, पाटलिपुत्र के समृद्धि की काफ़ी प्रशंसा की है। ठीक इसी तरह से फाहियान ने भी मगध और खासकर पाटलिपुत्र के लोगों के बारे में कहा कि पाटलिपुत्र की प्रजा या मगध की प्रजा सहनशील थी, उदार थी, सुखी संपन्न थी। और इसने पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा निर्मित विहार मीन्स बौद्ध विहार और स्तंभों को भी देखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो कुम्हरार का जो राजप्रासाद था अशोक का, कहा जाता है कि लगभग 80 प्रस्तर स्तंभ यानी पत्थर के स्तंभ पर टिका हुआ था और यह भी एकाश में एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया था। इसकी प्रशंसा फाहियान ने भी अपने विवरण में किया है। और सबसे बड़ी बात कि अशोक के राजप्रासाद का इसने काफ़ी प्रशंसा किया है उत्कृष्ट ढंग से, जो प्रमुखता से पूछे जाते हैं। और इसे पाटलिपुत्र में इसने विहार, पाटलिपुत्र में स्थित विहार और स्तंभों की भी इसने प्रशंसा की। और इसने अपने विवरण में लिखा है कि पाटलिपुत्र का जो अस्पताल था जिसको आरोग्य विहार सामान्यतः नाम दिया गया था, यह पूरे भारत में प्रसिद्ध था। पाटलिपुत्र राजनीति का केंद्र था इस काल में, पूरे भारत कहिए या विश्व के कोने कोने में पाटलिपुत्र की प्रसिद्धि थी। और यहाँ का जो अस्पताल था जिसको सामान्यतः आरोग्य विहार कहा जाता है, यह पूरे भारत में प्रसिद्ध था और पूरे भारत से लोग यहाँ चिकित्सा करवाने आते थे। आप कह सकते हैं कि आज के समय का एम्स रहा होगा। वैसे तो अब एम्स भारत के कई नगरों में हो गया, लेकिन पहले दिल्ली में ही हुआ करता था। तो पूरे भारत के कोने कोने से लोग वहाँ चिकित्सा या उपचार कराने जाते थे। इसी तरह का आरोग्य विहार पाटलिपुत्र में हुआ करता था, जो धनी व्यक्तियों द्वारा संचालित होता था। यह पूरे भारत में प्रसिद्ध चिकित्सालय था और दूर दूर से लोग यहाँ चिकित्सा करवाने आते थे। इसके अलावा इसने विवरण दिया है कि संपन्न व्यक्तियों द्वारा अस्पताल, हॉस्पिटल और अनाथालय दोनों को संचालित किया जाता था। और इसने अपने विवरण में यह भी लिखा है कि बुद्ध एवं बोधिसत्व, जो महात्मा बुद्ध का ही अवतार जिनको माना जाता है बोधिसत्व, बुद्ध एवं बोधिसत्व का जुलूस 20 रथों पर सुसज्जित होकर निकलता था पाटलिपुत्र में। इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म इस काल में और बौद्ध भिक्षुओं की बड़ी पकड़ रही होगी, समाज में प्रतिष्ठा रही होगी, लोगों के बीच इनकी पहुंच भी रही होगी। तो इनका जुलूस निकलता था 20 रथों पर। हालांकि ब्राह्मण धर्म का भी महत्व था इस काल में, जैसा कि आपको फाहियान के उल्लेख में मिलता है। इसने बौद्ध धर्म से संबंधित जुलूस की तो चर्चा की ही है, साक्षात ब्राह्मणों की रथ यात्रा, ब्राह्मणों की रथ यात्रा के संबंध में भी इसने उल्लेख किया है। और यह लगभग मिलता जुलता है आज के पुरी में जो जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है उससे, क्योंकि इसने जिस प्रकार से विवरण दिया है लगता है कि लगभग उसी प्रकार की रथ यात्रा यहाँ होती होगी। इसने लिखा है कि ब्राह्मणों की रथ यात्रा के संबंध में कहा है कि देवता की प्रतिमा को 4 पहियों वाली 5 मंजिली गाड़ियों में रखकर गायकों एवं वादकों के साथ संपूर्ण नगर में घुमाया जाता था। तो 4 पहिया वाला रथ था, 5 मंजिल रथ था और उसमें देवता की प्रतिमा रखी जाती थी और लोग गाना गाते हुए, वादन करते हुए पूरे नगर में भ्रमण करते थे।
इससे एक बात और स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्मावलंबियों का जुलूस तो निकलता ही था, ब्राह्मणों की भी रथ यात्रा निकलती थी, तो कहा जा सकता है कि समाज में धार्मिक समरसता थी, सभी धर्मों को महत्व दिया जाता था, जैसा कि आपको फाहियान के विवरण से स्पष्ट होता है। तो फाहियान बहुत ही महत्वपूर्ण चीनी यात्री था, विद्वान था, बचपन से ही बौद्ध धर्म के प्रति लगाव था, भारत में मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और उसके बौद्ध से संबंधित स्थलों के भ्रमण के लिए आया। भारत के अलावे नेपाल और श्रीलंका भी गया और इसने एक समृद्ध पाटलिपुत्र और बौद्ध निरपेक्ष भारत या पाटलिपुत्र के तस्वीर का विवरण प्रस्तुत किया है। इतने कंटेंट से हमारे ऑब्जेक्टिव तो बनेंगे ही, और टिप्पणी में जब आता है बीपीएससी मेंस में कि पाटलिपुत्र और फाहियान या फाहियान का विवरण पाटलिपुत्र के संदर्भ में, तो ये कंटेंट हमारे लिए पर्याप्त है। तो भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न तो बनता ही है, और स्पेशलाइज हमारे बिहार के इतिहास से संबंधित। मेरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और विद्यापीठ पुनः इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।